नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि उनका जो मॉडल था वो प्लैनेट से काफ़ी सिमिलर था। उनका जो मॉडल था मैं बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे प्लैनेट्स के फॉर्म में ये जो आपका न्यूक्लियस होगा वो एज अ सन बिहेव करेगा। इसके अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे जिनको कंप्राइजिंगली न्यूक्लियॉन्स कहा गया। एक डेफिनेट ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। एक ऑर्बिट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और वो रिवॉल्व करेंगे। इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात हुई थी, तो इनके ड्रॉबैक्स के बारे में कहा गया था कि जो क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज थी उनके हिसाब से जब ये कोई भी चार्ज बॉडी के अराउंड कोई चीज़ रिवॉल्व करती है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करती है। वो जो एनर्जी लूज़ करती है कि वैसे उसका जो रेडियस है वो छोटा होता चला जाएगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये उनके ड्रॉबैक्स थे। उन्हीं ड्रॉबैक्स को हटाते हुए बोर एटॉमिक मॉडल आया। बोर साहब ने कहा बोर का जो मॉडल था वो क्वांटम थ्योरी पर आधारित था, क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में बात करते हैं। तो बोर का एटॉमिक मॉडल भी सिमिलर था। उन्होंने भी कहा कि एक आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के साथ साथ आपका न्यूट्रॉन होगा जिसको साथ में हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसके अराउंड जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरी बात उन्होंने कही इन ऑर्बिट्स को लेकर इलेक्ट्रॉन के। उन्होंने कहा जिन ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, उन्होंने कहा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, इसका वैल्यू nh/2π के इक्वल होगा। मतलब कि वो h/2π होगा या फिर इसका होल नंबर मल्टीपल होगा, होल नंबर मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे उनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होगा, यानी कि h/2π या फिर उसका होल नंबर मल्टीपल। n का वैल्यू आपका 1 2 3 4 ऐसे से होगा। इसी के आधार पे जब 1 2 3 4 आप रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू रिस्पेक्टिवली h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π और ऐसे से बढ़ता रहेगा। इन्हीं को उन्होंने KLMN ऐसे से बढ़ाने की बात की। ये उनके शेल्स के नाम रख दिए। इन शेल्स की रिस्पेक्टिव एनर्जी भी ऐसे ही इसी ऑर्डर में रहेगी, यानी कि इस ऑर्डर में। उसके बाद हम बात कर देंगे, यहां पर उन्होंने जो बात कही ये आपको क्या बताती है? ये स्टेबिलिटी बताती है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात है। इसका मतलब ये है कि mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम अगर nh/2π रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके स्टेट बनेंगे, जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो आपके स्टेशनरी स्टेट में होंगे। मतलब न्यूट्रॉन, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है ऐसे ऑर्बिटल्स में तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। जो बात समझाने में रदरफोर्ड जो बात नहीं समझा पाए थे, रदरफोर्ड ये बात नहीं समझा पाए थे। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नियम्स हैं वो फॉलो होते रहेंगे। इन सब ये बेस स्टेट रहेंगे, एनर्जी जो है स्टेबल रहेगा इलेक्ट्रॉन इनके अंदर। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन आपका हाईयर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा। हाईयर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी इमिट होगी। और लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी वो गेन करेगा। एनर्जी गेन
और इमिट के लिए जो चेंज इन एनर्जी होगी डेल्टा आई, यानी कि एनर्जी ऑफ हाई माइनस एनर्जी ऑफ लोअर शेल, इसका जो वैल्यू होगा एच न्यू के इक्वल होगा। एच क्या है? एच का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर 6.6 प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू इतना हो जाएगी। और भी ये आपका न्यू जो है ये आप उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी को आप फिर दूसरे फॉर्म्स में लिख लेते हैं एच सी अपॉन लैम्डा और फिर एच सी म्यू बार, यहाँ पर ये वेव नंबर रहता है एटसेट्रा। अब दोस्तों हम बात करेंगे एनर्जी के लिए, रेडियस के लिए और वेलोसिटी के लिए रिस्पेक्टिवली डेरिवेशन डिराइव करेंगे। एक n के टर्म में, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में क्या क्या वेलोसिटी होती है रिस्पेक्टिवली एनर्जी, और उसको कोरिलेट करेंगे हम एटॉमिक नंबर के साथ भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक, ये मान लीजिए आपका एटम हो गया, इसके अंदर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर Z है। इस Z के अराउंड जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आपकी v गिवन है। ये कौन सा ऑर्बिट हमें पता नहीं, n नंबर का ये ऑर्बिट है मान लेते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है या फिर न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो ये बाहर निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। इसकी वैल्यू आपकी mv² अपॉन r हो जाएगी। अब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे, होगा क्या, Fe इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mv² अपॉन r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका वैल्यू होता है k q1 q2 अपॉन r² होता है। ये q1 q2 चार्ज होता है, k कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू आपका 9 × 10⁹ आता है। अब होगा क्या है, यहाँ पर इस केस में जो ये होगा k कांस्टेंट है वही रहेगा, डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस हम r मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा r²। और q1 q2 अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब इसके अंदर Z प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, Z प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, यानी कि और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वही एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Z × E, और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो × E, यानी कि Q1 की जगह हो जाएगा आपका Z × E, Q2 की जगह हो जाएगा E, तो F आपका बन जाएगा K × ZE² अपॉन r²। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब इस फोर्स का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका K ZE² अपॉन r², इसका वैल्यू आपका mv² अपॉन r के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, r के टर्म में आपकी इक्वेशन बन जाएगी KZE² अपॉन mv², ठीक। अब यहाँ पर v और r दोनों टाइम में, इसको खाली r के टर्म में बनाने के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। तो हुआ क्या, हमने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बोर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2π के इक्वल होगा, यानी कि आपकी जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो होगी mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब यहाँ से आप v का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका NH/2π mr m × r।
इस v का जो वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। ये मान लीजिए आपका 2 है और ये आपका हो गया 3। इक्वेशन 3 से जो हमने v निकाला है ये NH/2 है। NH/2 का वैल्यू, इस v को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो होगा क्या, आपको r के टर्म में फिर एक इक्वेशन बन जाएगी। r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा kZe² m, v की जगह आप पुट कर देंगे ये, यानी कि NH/2 mr का होल स्क्वायर। k का वैल्यू हम जानते हैं, e का वैल्यू भी हमें पता है, मास हमने m लेट कर रखा है, और h का वैल्यू भी हमें पता है, रिस्पेक्टिव वैल्यू रखेंगे। r का वैल्यू आपका बन जाएगा उसके बाद 0.529 n²/z। जो r का इक्वेशन बन गया वो आपका ये बन गया। यहां पर n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कि किसी भी ऑर्बिट का आपके अगर रेडियस पूछ लिया जाए तो n का वैल्यू आप रख देंगे। z आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का वैल्यू हम जानते ही है। ये हो गई आपकी इक्वेशन r जो है n और z के टर्म में। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, हमने ये इक्वेशन कंसीडर की थी। यहां पर हुआ क्या था कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल कर दिया, यानी कि Fe = mv²/r हो गया। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर कितना होगा, उसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई। इतनी वैल्यू जो आ गई उसको हमने यहाँ पुट किया, r और v के टर्म में एक इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन हमने बनाने के लिए क्या किया कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका इक्वल हो जाएगा NH/2 के। v का वैल्यू यहां से निकाली और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में। उसके बाद हमने r के टर्म में एक और इक्वेशन मिल गई। यहां पर हमने क्या किया, k का वैल्यू, e का वैल्यू, h का वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को हमने रखा, और m का वैल्यू भी आप रख सकते हैं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m का वैल्यू भी रखा। यहां पर आप इतना वैल्यू रखेंगे तो होगा क्या कि r की टर्म में जो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी 0.529 n²/z। ये 2 नहीं है, ये z है, n²/z। z आपका जो है एटॉमिक नंबर है। ये जो आपका r का टर्म में इक्वेशन है इसकी यूनिट क्या है मैं आपको बता दूं। इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी एंगस्ट्रॉम होगी। इतने एंगस्ट्रॉम आपकी वैल्यू आ रही है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है इसका वैल्यू आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसको अब हम डिराइव करेंगे एनर्जी के लिए इक्वेशन। तो एनर्जी के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं तो होगा क्या, वही इलेक्ट्रॉन फिर से कंसीडर कर लेते हैं। वही सिचुएशन है आपकी, यहाँ आपका प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये v उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, m उसका मास है। बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है यानी कि mv²/r, अंदर की तरफ उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। हमने ये इन दोनों का यूज़ करते हुए इक्वेशन डिराइव की थी और हमारी वैल्यू आई थी। अब हम बात करते हैं, अब हम एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो आपका टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं कि ये वो होता है 12 mv²। क्योंकि ये जो सिचुएशन है चार्ज की मूवमेंट की है, तो चार्ज जो हम कंसिडरेशन में लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है k q1 q2/r माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आपकी एनर्जी बन जाएगी q1 q2 की वैल्यू रख के वो आपकी k Ze²/r हो जाएगा। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स सेक्शन में, फिजिक्स में इस पर और डिटेल में बात होगी। इतनी वैल्यू आपको मिल गई। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे पुरानी वाली, यानी कि mv²/r इज इक्वल टू k Ze²/r²। r से r कैंसिल हो जाएगा। v² के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी k Ze²/mr। ये आपकी v² के लिए इक्वेशन हो जाएगी पुरानी वाली
सिचुएशन को कंसिडर करते हुए। अब यहाँ एनर्जी को हम लिखेंगे इसके टर्म में, तो वी स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन m इंटू आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये 2r है, मतलब अगर इसकी जितनी ये वैल्यू है ये उसका हाफ है, तो उसको कंसीडर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना एलसीएम लेके, और इसका वैल्यू हो जाएगी आपकी इतनी। जो फाइनल आपको रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस साइन के साथ। ये आपकी हो जाएगी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। आर के लिए हमने पहले देखा था कि पहले इक्वेशन जो आर के लिए आई थी वो आई थी 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आर के लिए आई थी। के का वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया कि आपको वो होता है 9 इंटू 10⁹ ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पर z जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के टर्म में हमें लाना है। ये जो वैल्यूज़ हैं आप इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। अब एनर्जी की वैल्यू अलग अलग टर्म में मिलेगी। हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल और किलो जूल वगैरह की यूनिट्स में देखेंगे इसको। जो एनर्जी की आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी वो जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर के टर्म में आएगी, और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में तो वहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे तो वैल्यू आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी। ये आपकी होगी वैल्यू z और n स्क्वायर के टर्म में। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात है। इसके अलावा किलो जूल की बात करता हूँ मैं, तो सिमिलरली वो इतनी हो जाएगी किलो जूल पर मोल। यहाँ पर दोस्तों जो बोर एटम था वो बेसिकली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए था। तो हाइड्रोजन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हाइड्रोजन का z का वैल्यू होता है 1, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 पुट कर देंगे तो ये एनर्जी आपकी खाली इलेक्ट्रॉन एटम के लिए निकल आएगी 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू रिस्पेक्टिवली 1 2 3 नंबर ऑफ शेल्स होगा, किस शेल की आपको एनर्जी निकालनी है, n का वैल्यू आप बढ़ाते चले जाइए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म में आपको एनर्जी मिल जाएगी। किलो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने यहाँ पर बात कर दी। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारी फिर से स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा था, और स्पेक्ट्रल लाइंस पर भी हमने डिस्कशन किया था कि कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होती हैं। अब उसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, बोर मॉडल से वो थोड़ा विजुअलाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होंगे, ये हो गए आपके ऑर्बिट्स। क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो और हाइड्रोजन के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो होगा क्या, ये n का वैल्यू आपकी 1 हो गई, n का वैल्यू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर मान लीजिए एक और ऑर्बिटल है n इज इक्वल टू 6। हमने बात की थी कि n इज इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन आपका गिरता है तो लेमन सीरीज बनती है। सीरीज जो हमने डिस्कस की वो क्या क्या थी, लेमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। हेम्फ्रे की बात हमने नहीं की थी कि इसके बाद हेम्फ्रे सीरीज भी आती है। n इज इक्वल टू 1 में जब आपका इलेक्ट्रॉन गिरता है आउटर सेल से तो आपकी लेमन सीरीज बनती है। बार्मर के लिए n इज इक्वल टू 2 में गिरता है, पास्चन के लिए n इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट के लिए n इज इक्वल टू 4, फंड के लिए n इज इक्वल टू 5। मतलब होगा क्या, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करेगा हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, मान लीजिए यहाँ से वो उसमें आ जाएगा,
या फिर यहाँ से वो डायरेक्टली 1 में गिरेगा, या यहाँ से वो डायरेक्टली 1 में गिरेगा, तो आपकी 11 सीरीज बनेगी। यहाँ से जब वो 2 में गिरेगा, यहाँ से जब वो 2 में गिरेगा, या फिर यहाँ से या फिर आगे से, तो आपकी बालमर्ट सीरीज बनेगी। सिमिलरली पास्चन के लिए वो 3 में गिरेगा, तो वो उसका यहाँ से 3 में गिरे, यहाँ से 3 में गिरे, या फिर यहाँ से 3 में गिरे, तो आपकी पास्चन बनेगी। और सिमिलरली आगे भी बनती रहेगी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। अब मैं बात करता हूँ कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्म होती है। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी फॉर्म होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आके गिरता है। n=1 में जब आपको गिरेगा तब आपका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होगी। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो n/n-1/2। फॉर एग्जाम्पल वो 6 से 1 में आके गिरती है, तो n का वैल्यू आप 6 रख दोगे, तो 6 × 5/2 यानी कि 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी फॉर्म हो जाएगी। दोस्तों हमने पिछले सेशन में बात की थी कि इन सारी जो सीरीज हैं इनके वेवलेंथ के ऊपर एक फॉर्मूला डिराइव किया था। इसका वैल्यू आपका आया था 1/λ=r। z पे डिपेंडेंट था 1/x² - y²। r z² होता है, लेकिन हाइड्रोजन की बात की थी तो z का वैल्यू आपका 1 हो गया था, इसलिए हमने z को कंसिडर नहीं किया था। ये rs था और इसका वैल्यू आप जो है ये रेडबर्ग कांस्टेंट था, इसका वैल्यू था 109,876 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ से हम एनर्जी के लिए डेरिवेशन करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला की बात करेंगे, तो होगा क्या कि एनर्जी = होता है आपका hc/λ। ठीक, हम इसमें hc का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आपका जो हो जाएगा एनर्जी के टर्म में hc/λ विल बी इक्वल टू r × h × c 1/x² - 1/y²। c/λ जो होता है आपका या फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो अगर हम इसको खाली फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसकी आपकी आ जाएगी, यहाँ से आपको c रिमूव करना पड़ेगा, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर h रिमूव करना होगा, r × c 1/x² - 1/y²। RH का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 109,876 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका इस्तेमाल करते हुए आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी कैलकुलेट मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन हाईयर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी कितनी इमिट करेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि चेंज इन एनर्जी। ये एनर्जी नहीं, बेसिकली ये चेंज इन एनर्जी है। जब वो हाईयर स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहा है तो कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, और अगर लोअर स्टेट में है और उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो हाईयर स्टेट में चला जाता है, तब कितनी एनर्जी गेन कर रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आप सेम फॉर्मूला का यूज करोगे। दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ा उसको हम समराइज करते हैं बोर एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। तो बोर एटॉमिक थ्योरी जो इन्होंने मॉडल जो जनरेट किया, उससे जो इन्होंने बात की स्पेक्ट्रल लाइंस की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बात की, वो इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब हुए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी लाइंस जो है इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, कैसे वो फॉर्म होती हैं और कैसे किस ट्रांजिशन के थ्रू वो बनती हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट था जो इन्होंने बात कही, इनके एक्सपेरिमेंट से, ये हाइड्रोजन है, इनके एक्सपेरिमेंट वैल्यू से जो RH यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आई थी इनके फॉर्मूला से, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो इन्होंने बताई वो वैल्यू काफ़ी क्लोज थी या फिर सिमिलर थे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू के। एक्सपेरिमेंटली जो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताई गई उसकी वैल्यू इनके बताए हुए फॉर्मूला के थ्रू आने वाली रेडबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू के लगभग सिमिलर थी, इक्वली थी। तीसरी बात, ये कामयाब हो गए आपको बताने के लिए, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का, इनका मॉडल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के स्पेक्ट्रल लाइंस को समझाने में बहुत ज़्यादा सफल रहा। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डाइपॉजिटिव, बेरिलियम ट्राइपॉजिटिव, ऐसी स्पीसीज जो यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ये मॉडल बहुत अच्छे से डिफाइन करता था। अब हम बात करते हैं वीकनेस ऑफ बोर मॉडल। क्या क्या वीकनेस थी वीकनेस ऑफ बोर्स मॉडल।
बोर्ड्स मॉडल कहाँ कहाँ एक्सप्लेन कर सकता था, बोर्ड्स मॉडल किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए, उन पे बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि वीकनेस क्या क्या है। बोर मॉडल की वीकनेस सबसे बड़ी ये है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही एक्सप्लेन कर पाया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन कर पाया। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का स्पेक्ट्रम तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि आपका हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डाइपॉजिटिव एक्सेट्रा, ऐसी स्पीसीज का स्पेक्ट्रम तो ये इसने डिफाइन कर दिया। लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का स्पेक्ट्रम ये डिफाइन नहीं कर पाया कि उनमें स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है। दूसरी बात, स्पेक्ट्रल लाइंस के अलावा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस into fine lines in presence of electric and magnetic field, in presence of electric and magnetic field। मतलब क्या हुआ, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं बेसिकली जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो और छोटे फाइन स्पेक्ट्रल्स में टूट जाती हैं, फाइन लाइंस में टूट जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जब वो टूटती हैं तो हम उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे होता है ये। इसके अलावा वो ये भी नहीं बता पाए, वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई बात नहीं कर पाए। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की कि मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते कैसे हैं, कैसे वो फॉर्म होते हैं, कैसे वो जुड़े होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। और उनके जो आइडियाज थे वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से नहीं मिलते थे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसके लिए खाली इतना जान लीजिए कि ये जो प्रिंसिपल था इससे बोर मॉडल बिल्कुल मैच नहीं करता था। वो क्या था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम बोर्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम हमें लिख के भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।